साल था 1837। इस साल एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत के इतिहास को पलट कर रख दिया। यह वो घटना थी जिसके बदौलत भारत के लोग अंग्रेजों को कह सकते थे कि भारत का इतिहास अंग्रेजी इतिहास से भी काफ़ी पुराना है। भारत देश में भी बहुत बड़े-बड़े साम्राज्य हुए, जैसे रोम जैसे देशों को टक्कर दे सकते थे। साल 1837 तक भारत के लोगों को अशोक की महानता के बारे में नहीं पता था। उन्हें नहीं पता था कि मुगल बादशाहों से भी पहले देश में एक ऐसा राजा हुआ जिसने भारत के इतने बड़े हिस्से पर कब्जा किया। बौद्ध और जैन ग्रंथों में इस राजा की कहानी तो मिलती है, लेकिन उसे सिर्फ एक काल्पनिक कहानी माना जाता है, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर इनके सबूत नहीं मिलते हैं। अफगानिस्तान से लेकर साउथ इंडिया में जगह-जगह एक तरह के पत्थर मिले थे जिस पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन क्या लिखा था, किसने लिखा था और इनका क्या मतलब था, इस संबंध में उस दौर में कोई नहीं जानता था। लेकिन 1837 में एक अंग्रेज ने इतिहास के सबसे महान साम्राज्य में से एक की कहानी पता चली। वह कहानी थी सम्राट अशोक की। कहानी वह भारत का वह साम्राज्य जिसके बारे में 1837 से पहले कोई भी नहीं जानता था। एक गुम साम्राज्य जिसके सबूत तो थे लेकिन उसकी कोई साक्ष्य नहीं थे। लेकिन 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पहली बार पढ़ा था, जो कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे थे। तो अब हम बात करते हैं सम्राट अशोक की। उनका जन्म 268 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम बिंदुसार एवं दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। तो अब हम अशोक के सम्राट बनने की प्रक्रिया की बात करते हैं। तो बिंदुसार की मृत्यु के 4 साल बाद उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष चला। बिंदुसार चाहते थे कि उनका बेटा सुसीमा उनके बाद सम्राट बने, लेकिन मंत्री राधागुप्त की सहायता से और 99 भाइयों को मारने के पश्चात अशोक ने सिंहासन को प्राप्त किया। इसी के साथ सम्राट अशोक के साम्राज्य विस्तार की बात की जाए तो अशोक का साम्राज्य उत्तर में हिंदुकुश पर्वत यानी अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी और लगभग मैसूर तक और पूर्व में बंगाल बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान ईरान की सीमा तक फैला था। यह प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार के कुछ हिस्से भी शामिल थे। इसी के साथ अब हम कलिंग युद्ध की बात करते हैं। तो अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी लगभग 261 ईसा पूर्व में अशोक कलिंग पर आक्रमण करते हैं। सम्राट अशोक अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और कलिंग यानी आधुनिक उड़ीसा को व्यापारिक और राजनीतिक रूप से अत्यंत ही महत्वपूर्ण था, जिसे अपने साम्राज्य के अंदर मिलाना चाहते थे। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और लगभग इतने ही लोग बंदी बनाए गए तथा इतने ही लोग घायल हुए थे। युद्ध के मैदान में चारों तरफ लाशें और अनाथ बच्चों को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। युद्ध की विशालता को देखकर अशोक को गहरा पश्चाताप हुआ और उन्होंने महसूस किया कि सच्ची विजय तलवार से नहीं बल्कि लोगों को दिलों के जीत कर मिलती है, जिसे धम्म का नाम दिया गया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और युद्ध का मार्ग हमेशा के लिए छोड़ दिया। इसके पश्चात अशोक ने प्रजा के कल्याण के लिए काम किए, जैसे अस्पताल, सड़कें और वृक्षारोपण करवाए और साथ ही साथ शिलालेखों के माध्यम से जनता तक अपने विचार प्रस्तुत किए। अब हम अशोक के शिलालेखों की बात करते हैं। तो अशोक का इतिहास उनके शिलालेखों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। वह पहले भारतीय सम्राट थे जिन्होंने अपने शिलालेखों के माध्यम से सीधे लोगों से बात की। यह शिलालेख अशोक के करियर, उनके बाहरी एवं घरेलू नीतियाँ, उनके साम्राज्य के विस्तार के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। ये कुल 33 शिलालेख हैं जो मुख्य रूप से निर्मित वर्गों में विभाजित हैं, जैसे प्रमुख शिलालेख, छोटे शिलालेख, अलग शिलालेख, प्रमुख स्तंभ शिलालेख, छोटे स्तंभ शिलालेख। पटना के कुम्हरार क्षेत्र से मौर्यकालीन राजमहल के अवशेष मिलते हैं। यह महल पत्थर एवं लकड़ी से निर्मित था, जिससे मेगास्थनीज ने इसके भव्यता की प्रशंसा की थी। तो अब मौर्यकालीन स्तूपों की बात की जाए तो स्तूप क्या होते थे? तो स्तूप प्राचीन बौद्ध धार्मिक स्मारक हैं जो मुख्य रूप से भगवान बुद्ध या अन्य प्रमुख बौद्ध संतों के अस्थि अवशेषों, वस्तुओं या पवित्र ग्रंथों को संरक्षित करने के लिए बनाए गए गुंबदाकार टीले हुआ करते थे, जिन्हें गुंबद। अशोक के शिलालेखों में भी मौर्य पूर्व स्तूपों का उल्लेख मिलता है तथा वैशाली, पिपरवा इत्यादि स्थलों से पतनग्रस्त अवस्था में स्तूपों के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। बौद्ध परंपरा कहती है कि अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया था।
अशोककालीन कई स्तूप नष्ट हो गए हों। हालांकि सांची, सारनाथ, तक्षशिला इत्यादि स्थलों से अशोककालीन स्तूपों के प्रमाण आज भी मिलते हैं।